सर मेरा नाम ईशान सोलंकी है और मैंने मेरी ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से करी है, उदयपुर से। सर जैसा दीपक सर बोलते हैं हमेशा ही रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया था स्टार्टिंग से। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करके आ जाएगा एग्जाम में। आप खुद कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे या फिर एक तरह से मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर कायम रखते थे? तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जिस रूटीन के हिसाब से आप एक टाइम 6 महीने 1 साल तक चलोगे। थोड़ा सा किसी पे विश्वास कीजिए एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा काम करके उस चीज़ से पॉजिटिव रिजल्ट निकालिए और उनसे मोटिवेट हुई है ना। लकी रहते हैं वो लोग जिनके पास में पूरा दिन तैयारी के लिए रहता है। बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते और स्टार्ट से ही मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो कंसेप्ट थे वो यूट्यूब पे कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने इस बार शायद इंटरव्यू को हल्के में ले लिया था। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। और आज हम फिर से मिलने आ गए हैं एक हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट से। नाम है इनका ईशान। इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ खुद ही बता देंगे। थोड़ा सा मैं अगर इनके बारे में बताना चाहूँ तो इनके इस बार के जो मार्क्स हैं वो मेंस में काफ़ी अच्छे हैं ना। प्री में भी अच्छा स्कोर है बट मेंस का जो स्कोर है वो ज़्यादा काबिल तारीफ है। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनको पता है कि मेंस का एग्ज़ाम इस बार कैसा आया था, है ना। तो सभी के लिए थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था एग्जाम, लेकिन इनके मार्क्स उसमें भी बहुत अच्छे हैं ना। तो थोड़ा सा मैं इनको टाइम दूंगा इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड देन वील कंटिन्यू कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या चीजें करी जिससे इनकी सिलेक्शन हुई और आज ये आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं ना। तो ईशान प्लीज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर मेरा नाम ईशान सोलंकी है और मैंने मेरी ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से करी है, उदयपुर से। और मैं सिरोही का रहने वाला हूँ सर। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था एएफओ में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था। इस बार मेरे 39.5 मार्क्स रहे मेंस में। ओके, तो मेंस में 39.5 मार्क्स रहे, राइट? यस सर। तो मेंस के लिए कोई खास ऐसी चीज जो आपने करी हो या फिर ऐसा कुछ अलग जो एडवांटेज दे गया हो आपको इन स्कोरिंग दिस काइंड ऑफ मार्क्स? सर एडवांटेज तो सर जैसा दीपक सर बोलते हैं हमेशा ही रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया था स्टार्टिंग से। एक बार जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो गया था और फिर बाद में मैंने रिवीजन नहीं किया, कम से कम मैंने 8-9 रिवीजन करे, तब जाके ये स्कोर आया सर। पिछली बार मेरे एग्जाम में काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी, सिली मिस्टेक्स, उस वजह से रह गया था। इस बार मैंने वो कोशिश कम करी। पेपर हार्ड था, फिर भी मैंने मेंटल स्टेट मेंटेन करके रखी कि हार्ड है, फिर भी अगर मेरे को नहीं आता है तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा, ऐसा सोचकर। और फिर मैंने किए सर अटेम्प्ट। सबसे बड़ी अप्रोच यही होती है ना, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम में बैठा होता है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि यार डिफिकल्ट है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन ही जाता है बंदे के दिमाग हाँ में सर। कि मैं इसको अटेम्प्ट किस तरह से करूं या फिर अटेम्प्ट में ज्यादा करूं या नहीं करूं, है ना। तो उस डाउट की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उससे स्कोर इवन नीचे आ जाता है ना। तो वो चीज आपने अच्छे से हैंडल करी। दैट इज वाई आपका जो एग्जाम था उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाए, राइट? यस सर। हाँ, यस तो सर। बेसिकली मेंस के लिए वही वाली बात है ना, कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करो एंड देन रिवीजन के ऊपर फोकस करो। जितना ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स, राइट? यस सर। बहुत बार सर क्या होता है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे को लर्न नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को याद नहीं हो रही ये चीज़ें। तो अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो किसी और को याद हो जाएगी वो चीज़। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करके आ जाएगा एग्जाम में। हाँ, वो मोटिवेशनल कोट ही तो है कि अगर तुम अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें काम करवाएगा, है ना। वही वाला यस पार्ट आ जाता है यहाँ पे भी कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा, वो अपने सपने पूरे कर लेगा, राइट? यस सर। हाँ, तो मोटिवेशन या फिर जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है ना वो बहुत जरूरी है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, और आप खुद कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे या फिर एक तरह से मोटिवेशन जो है वो अपने अपने अंदर कायम रखते थे? सर मैं डिसिप्लिन तो सर मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जिस रूटीन के हिसाब से आप एक टाइम 6 महीने 1 साल तक चलोगे। आप सुबह उठे और ऐसे ही रैंडमली आप कुछ भी कर रहे हो उस चीज के हिसाब से तो नहीं चल सकते। कम से कम आपको सुबह उठना है, नहाना है, आपका जो भी प्लान है। कि जैसे मैं सुबह उठता था, नहाता था, मंदिर जाके आता था, फिर नाश्ता करता था, उसके बाद अपनी जो भी रेगुलर रूटीन प्लान कर लेता था कि आज मेरे को ये करना है। तो उस हिसाब से मैं अपना पूरा अकॉर्डिंगली चलता था। और एक बार जैसे ही हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गए, तो फिर टेस्ट वगैरह और रिवीजन वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। पर मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी एक चीज के ऊपर विश्वास रखते हो कि हाँ, या तो खुद के ऊपर विश्वास रख लो या फिर किसी, अब मैं जैसे
भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, तो मेरे को उधर से मोटिवेशन आती है कि हाँ कोई नहीं है तो मेरे साथ ये है, ठीक है। तो और रोज मंदिर जाने से भी मेरे को हेल्प मिलती थी कि कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन मिल रहा है मेरे को, कहीं किसी पे मेरे को विश्वास है, तो उस वजह से। और फिर बाद में क्लासेस वगैरह लेते थे, मार्क्स टेस्ट में अच्छे आते थे, तो उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। तो वही वाली अप्रोच है आपकी भी, है ना, कि थोड़ा सा किसी पे विश्वास कीजिए एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा काम करके उस चीज से पॉजिटिव रिजल्ट निकालिए और उनसे मोटिवेट हुई, है ना। तो मोस्टली यस वही होता है कि जब करने शुरू कर देता है बंदा, मार्क्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो बंदे का मन करता ही है थोड़ा सा और मोटिवेट करके खुद को कि थोड़ी सी मैं मेहनत और कर लूं, तो थोड़ा सा यस मेरा जो मार्क्स है वो थोड़े और बढ़ जाए, है ना। तो वही यस वाला सर। पार्ट रहता है कि अगर मेरे 40 नंबर आ रहे हैं प्री में, तो मुझे अगली बार 45 लेके आने हैं, 50 लेके आने हैं, है ना। तो इसी तरह से यस अप्रोच सर। करती है बेसिकली। चलो, मोटिवेशन वाला पार्ट भी हो गया कि हाँ अपनी अपनी स्पिरिचुअली अगर किसी को रखना है तो स्पिरिचुअली रखो, किसी को किसी और वे में, किसी और पर्सन को रखना है तो उस वे में रखो, लेकिन मोटिवेशन हाँ का एक सोर्स डेली होना चाहिए जो आपको डेली मोटिवेट भी यस रखे। सर। एंड डिसिप्लिन तो साथ में जरूरी है ही है, बैठना जरूरी है सर। पड़ेगा ही। यू विल हैव टू गिव दैट 10 12 या फिर 8 आवर्स, जो भी आपके हिसाब से सही बैठे, है ना। लकी रहते हैं वो लोग जिनके पास में पूरा दिन तैयारी के लिए रहता है। अदरवाइज तो यस सर। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास में हाँ 2 या 3 घंटे ही बेसिकली होते हैं। तो आपके पास में यस अगर सर। पूरा टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रॉपरली प्लान करो, जैसे भाई साहब करते थे, है ना। तो ईशान ने पूरा प्रॉपरली प्लान करा अपने डे को। एक तरह से जब आपका कोर्स चल रहा था अलग प्लानिंग थी, जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में एक अलग प्लानिंग थी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कोर्स लोगे तो लाइव क्लासेस लोगे तो लाइव क्लासेस में थोड़ा टाइम तो जाएगा आपका, है ना। तो उसके बाद में जब यस सर। आपकी कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, कुछ चीजें जो फंडामेंटली आपको लग रहा है वीक रह जाए तो उसके ऊपर फोकस करना है। बट अदर देन दैट बेसिक सी अप्रोच है, सेल्फ डिसिप्लिन से डेली का अपना रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो, है ना। यस सर। यस सर। चलो, मेंस की भी ये बात होगी, मार्क्स आपके अच्छे ही हैं, है ना। मार्क्स तो आपके प्री में भी अच्छे हैं, बट मैंने ज्यादा यस सर। हाईलाइट आपके मेंस के मार्क्स को करा, बिकॉज प्री में जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं, बट इतने अच्छे नहीं है जितने एक्सेप्शनल आपके मेंस के मार्क्स है। बट हाँ, यस सर। 75 मार्क्स होना व्हेन द कट ऑफ इज 51, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, है ना। सबकी एक्सपेक्टेशन यस 40 45 के आसपास थी, है ना। तो उसके ऊपर आपने स्कोर करा था ऑलमोस्ट डबल। तो उसके लिए क्या अप्रोच रही आपकी और किस तरह से आपने पढ़ा था प्री को? सर, उसके ऊपर मैंने सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर जब मेरा था एएफओ में, तो मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे सर। मतलब बेसिक्स क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते और स्टार्ट से ही मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी बच्चे के 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 30 25 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब उसके बेसिक बहुत मतलब क्लियर नहीं है ना। तो अगर आप पहले बेसिक क्लियर करोगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो अलग मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। जैसे राकेश सर से मैथ्स पढ़ी, उनके जो कंसेप्ट थे वो यूट्यूब पे कहीं नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो पॉइंट्स के कंसेप्ट बनाए थे वो एक बार क्लियर हो गए। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, तो मेरे को एक डिफरेंट रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से ही। जब पिछली बार भी प्री में मेरे अच्छे काफ़ी मार्क्स आते थे। और सर इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीड करता था सर। जैसे कुछ भी बुक है, ठीक है, तो शाम को वैसे एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन चलाने से बेटर है कि बुक रीड कर लो इंग्लिश की। मैं स्टोरी बुक्स ज़्यादा रीड करता हूँ, और जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स भी है, तो वो भी काफ़ी रीड करता हूँ। तो वो रीड करने से क्या होता है कि उसमें करेक्ट सेंटेंसेस लिखे होते हैं हमेशा। तो आपको अगर कोई गलत सेंटेंस दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई तो गलत चीज़ है और इस पार्ट में गलत चीज़ है। तो वैसे डिटेक्ट हो जाता है सर आधा। तो ग्रामर के रूल्स याद करने से बेटर है कि आप अपनी इंग्लिश इतनी सुधार लीजिए कि आपको वैसे ही डिटेक्ट हो जाए कि एरर कहाँ पे है सर। हाँ, ये वाली पार्ट तो सभी की अपनी होती है ना। इंग्लिश बेसिकली यस सर। लैंग्वेज है, लैंग्वेज है यस सर। अगर इंग्लिश, तो उसमें जैसा सामने वाले को सही लगेगा। मान लीजिए मेरी अप्रोच है कि मैं ग्रामर से जाता हूँ तो ग्रामर अच्छा है, यस किसी सर। की रीडिंग की अप्रोच है तो रीडिंग अच्छी। ऑब्वियसली इसमें कोई गलत सही वाली अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि यस ग्रामर सर। जो है, सॉरी इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट में किसी की भी अप्रोच चल सकती है, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो वो मुझे अपने तरीके से सीखना ही ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। यस सर। जैसे यस आपने बताया आप बुक्स रीड करते थे, है ना, सेल्फ हेल्प बुक्स होगी या फिर मोटिवेशन की बुक्स होगी, तो उनसे भी आपको फायदा तो मिलता ही मिलता था, साथ साथ में इंग्लिश सर। पे भी वर्क हो रहा था, है ना। और हाँ कोर्स सर। के लिए भी वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड देन उसके बाद में हाँ। प्रैक्टिस करो। एनी स्पेसिफिक फॉर रीजनिंग? रीजनिंग के लिए सर मैंने स्टार्टिंग ऋषिका मैम से ही पढ़ी थी पूरी रीजनिंग। मेरे को मैंने बेसिक जीरो से स्टार्ट किया था। जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था कि एएफओ में क्या होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है। मैंने सबकी क्लास बेसिक से स्टार्ट की, ऋषिका मैम की भी
रीजनिंग मैंने ऋषिका मैम से ही कंप्लीट पढ़ी है और कोई क्लासेस नहीं ली। और उसके बाद एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना आपको और चीजें समझ में आती जाएगी कि हाँ मेरे को ये वाली अप्रोच करूंगा तो इससे बेटर तरीके से ज्यादा सॉल्व होगा। मैम ने बता दिया, मैम ने बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी बताया और हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बताया। अब आपको डिफाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और कितनी स्पीड से आपको करना है। हाँ, ये बात तो रहती है, ऑब्वियसली टीचर के ऊपर है कि वो बेसिक स्टूडेंट को और आपके हाई लेवल स्टूडेंट्स दोनों ही आते हैं ऑब्वियसली। अब है ना, कुछ बच्चे हैं जो अभी इस टाइम पे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, वो भी अगर क्लास लेंगे तो वो थोड़े हाई लेवल पे हैं, जबकि एक नया बच्चा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है उसकी थोड़ी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नीचे रहती है। तो ये तो टीचर के ऊपर है कि वो कैसे गाइड करता है उनको, है ना। तो आगे तो स्टूडेंट्स का ही काम है, लेकिन बेसिकली स्टार्ट करवाना टीचर का काम है कि कैसे उसको गाइड करना है, कैसे बेसिक से बच्चे को अप्रोच करवाना है और कैसे आपके हाई लेवल बच्चे को अप्रोच करवाना है। तो वो तो टीचर के ऊपर होता है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस है ज्यादा, आप लोगों की मेहनत, ऑब्वियस सी बात है। टीचर का पार्ट सिर्फ क्लास तक का है, क्लास के बाद में जो शुरू होता है वहीं से तो सिलेक्शन आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्लास में ही सिलेक्शन मिल जाती है। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे लेकिन सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि बच्चे जो हैं वो क्लास के बाद में जो अप्रोच रहती है उसमें लैग कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा कुछ स्पेशल आपने प्री के लिए कुछ ऐसा स्पेशल किया था कि अदर देन प्रैक्टिस एंड मॉक्स आपने कुछ अलग किया था या फिर नहीं किया था? मेरे हिसाब से तो जो आपने अप्रोच बताई वो सारी सही है, बट स्टिल कोई आपकी तरफ से कोई इनपुट हो इसमें तो। सर बाकी तो मैं मॉक्स ही देता था। और सर जो पीयूष सर की क्लासेस होती थी जिसमें एग्री और इंग्लिश मिक्स होता था, वो वाली क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट थी सर। वो वाली उसमें एग्रीकल्चर भी लर्न होता था, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा था मेरे को एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा इसमें एग्रीकल्चर भी पढ़ा जाएगा और इंग्लिश भी हो जाएगी। तो उस वो पढ़ते पढ़ते इंग्लिश भी ज्यादा क्लियर हो गई और फिर इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर रहा। 23 स्कोर था मेरा सर 25 में से। वेरी गुड। 23 स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर। हाँ, थोड़ी कंपैरेटिवली इंग्लिश इजी आई थी इस बार, बट हाँ स्कोर तो अच्छा ही है। ऑब्वियसली बात है 24 मार्क्स लेना या फिर इस तरह के मार्क्स लेना जो +20 हो वो ज्यादा अच्छा ही है ना। तो 75 मार्क्स आपके इसी वजह से आए हैं प्री में, बिकॉज आपने सारी जो सही सही अप्रोच है वो सारी लगाई हुई है ना। तो मेंस का भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू में किस तरह से क्या किया और कहाँ पे आपको कमी लगी इस बार और उससे पिछली बार अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो? यस सर, इंटरव्यू में सर बेसिकली पिछली बार मेरे अच्छे मार्क्स थे इस बार से, क्योंकि मैंने इस बार शायद इंटरव्यू को हल्के में ले लिया था, क्योंकि पिछली बार मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। और मेरे को यही लगा इंटरव्यू में कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा मार्क्स देते हैं रेदर देन नॉलेज पे। आप जाके बैठोगे उनके साथ, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो आपको कुछ सवाल पूछ रहे तो आप कितना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, तो उस पर ज़्यादा मैटर करता है। पिछली बार जैसे उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि किस किस मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैंने जवाब दिया शीप। तो उन्होंने मेरे से वापस पूछा कि शीप ही होता है पक्का? मैंने कहा हाँ सर पक्का शीप ही होता है। तो फिर उन्होंने वापस पूछा कि कैमल तो नहीं होता, शीप ही होता है पक्का? मैंने कहा हाँ सर पक्का शीप ही होता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आप नर्वस हो तो कहीं ना कहीं वहां जाके आप नर्वस हो जाओगे कि नहीं नहीं, फिर वापस सोचोगे कि कैमल होता है कि शीप होता है। तो वो मैटर करता है और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप के जवाब दे रहा है और किस तरीके से। तो कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है मेरे हिसाब से। और नॉलेज तो ऑब्वियसली मैटर करेगा ही, क्योंकि आप इस लेवल तक पहुंचे तो आप में नॉलेज होगा ही। और जनरल नॉलेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी। जैसे आप हॉबी बताई, आपने आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की हॉबी बता दी और आपने उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये वाला पार्ट तो बेसिक ही रहता है ना, क्योंकि इंटरव्यू में हर किसी का कॉन्फिडेंस चेक होता है ना, उनके आंसर को प्रेजेंट करने की एबिलिटी टेस्ट होती है। बेसिकली वो देखते हैं कि ये बंदा प्रेशर हैंडल कर पाएगा या नहीं, है ना। तो उसके लिए बेसिक से अप्रोच वही रहती है, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, थोड़ा सा ओरिएंटेड हो जाओ कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन दोगे तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो वही वाला पार्ट रहता है। उसमें ज्यादा आपको नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता। क्वेश्चंस गलत भी आए तब भी आप ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं आता या फिर मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, है ना। उसमें ऑप्शन होता है। मेंस में आप ये करके भाग नहीं सकते, है ना। वो इंटरव्यू में ऑप्शन मिलता है बस सिर्फ। चलो, हो गया ये आपका प्री का भी पार्ट हो गया, मेंस का भी पार्ट हो गया, है ना, और आपकी इंटरव्यू का भी पार्ट हो गया। सारी चीजें आपने बता दी। स्टिल किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो ईशान विल बी हेल्पिंग यू। जब आपकी वीडियो ये आपकी पोस्ट हो जाए इसके नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी बच्चे का तो यू विल बी आंसरिंग दैट, है ना, या फिर हम में ऐसे कोई आंसर कर देगा। बट डेफिनेटली ऑल ऑफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स विद हिम। तो इस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर दीजिएगा एंड वी विल आंसर दैट, ठीक है। तो अभी कैसा फील हो रहा है?
जो अभी आपका सिनेरियो चल रहा होगा घर पे, है ना, न्यूज आई है ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन की न्यूज है, तो कैसा फील हो रहा है घर पे, सब कैसे है? अभी तो सब सर घर पे खुश है, मतलब परिवार वालों में भी थोड़ा ऐसे रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपको ऊंची नजरों से देखना स्टार्ट कर देते कि अब अफसर साहब हो गए। फिर आप कहीं भी गांव में, अब जैसे मेरा गांव छोटा है तो गांव में बहुत सारे लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर देते, पहले नहीं पहचानते होते कि ये कौन है, अब फिर पहचानना स्टार्ट कर देते, पापा के नाम से पहचानते हैं कि ये इनका लड़का है और ये अफसर बन गया है। तो वो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, कि कुछ तो किया है जिंदगी में, और पापा को भी फिर लगने लग जाता है कि ठीक है, बंदा कुछ कर सकता है जीवन में। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर वाचिंग वो ये ध्यान दें कि इनकी ये ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें 2 साल की इनकी पूरी मेहनत थी, है ना। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर इन्होंने कहीं पे लैग किया था या कहीं पे कमी रखी थी अपनी तरफ से। अपनी तरफ से हर टाइम पे इंसान जो है वो अच्छी कोशिश ही करता है। इट्स जस्ट दैट कि कई बार कमी रह जाती है जाने अनजाने में हमसे, वो इन्होंने इस बार पूरी करी और इस बार और भी अच्छे मार्क्स लाए, है ना। इस बार इनसे बस एक ही कमी हुई थी, इंटरव्यू को इन्होंने हल्के में ले लिया, है ना। तो उसमें थोड़ा सा लैग कर गए थे, बट इनके मेंस का जो स्कोर था वही इनको बचा गया, वही इनका अच्छा नंबर लेके आ गया, है ना। तो इस तरह से आपने भी कोई भी गलती नहीं करनी है, जो भी गलतियां हो उसको इंप्रूव करना है ना। अगर इस बार आपका गलती से नहीं हुआ तो इंप्रूवमेंट कीजिए, है ना, चेंजेस लाइए खुद में, एंड अगले साल यहाँ पे हमारे पास में आइए, है ना। तो इसी तरह से फिर अगले आप भी होंगे यहाँ पे बैठे हुए और अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे और बता रहे होंगे कि हमारे गांव में मेरा नाम हो गया, मेरे शहर में मेरा नाम हो गया, है ना। तो ऐसे वाली चीज जो है वो सभी को करने को मिले, सभी को अचीव करने को मिले, यही सारी हमारी कोशिश रहती है एट एसीसी। हमारी तरफ से तो जो भी किया जा सकता है हम करते ही हैं, बाकी सब चीजें आपके ऊपर हैं, है ना। आपका पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली सिंपली ये चीज बोलता हूँ कि कोचिंग या फिर हमारा वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 1% होता है, बाकी 99% सारी लड़ाई जो है वो आपके कैंडिडेट की ही है। वो अगर अच्छे से लड़ेगा तो जीतेगा, नहीं लड़ेगा तो दिक्कत आएगी, है ना। तो वो वाला पार्ट अभी आपको बताया अच्छे से कि कैसे इन्होंने किया है, तो आप भी इसी अप्रोच को लेके या फिर कुछ चीजों को रिलेट करके, है ना, उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।